जी जनाब अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखने जा रहे हैं अपना F7 का IAS 18 इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आपको आना चाहिए। और इसके हम क्वेश्चंस करेंगे जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी होंगे। क्वेश्चन हैवीली ज़्यादा जो टेस्ट होता है वो टेस्ट होगा इसके बेसिक्स के ऊपर। मतलब इतना एक बहुत कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, मगर एक अच्छी चीज़ है जो कि आपको आनी चाहिए कि IAS 18 रेवेन्यूज़ होता क्या है और इसका क्या बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर आप एक जो चीज़ स्टैंडर्ड्स के अंदर होती है कि ये चीज़ें एक रूल्स बेस्ड होती हैं, इसमें प्रिंसिपल्स नहीं चलते। इसके अंदर आपने एक आइडिया ले लिया और बस उसके मुताबिक लिख लिया, ऐसे नहीं होता। आपको पूरा पता होना चाहिए कि यार इसका मकसद क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, ये सब चीज़ें आपको अंदाज़ा होनी चाहिए। ये टेक्निकल समरी है, सॉरी, ये इसकी टेक्निकल समरी है। अगर आपने पूरा का पूरा स्टैंडर्ड पढ़ना है तो वो आपको खुद ढूंढना पड़ेगा, और वो मतलब ऐसे पूछ लीजिएगा, मगर पूरा स्टैंडर्ड पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है ऐसे, क्योंकि वो इतना मज़े का काम नहीं होता। खैर, ये समरी, और मैंने गलती से 2012 का पैक उठा लिया था, तो इट्स बाय मिस्टेक। मैं आपको 2014 का सेंड कर दूंगा अगर आपको चाहिए होगा। और वैसे मगर ये चेंज नहीं हुआ, ठीक है। सबसे बड़ी बात है कि ये चेंज नहीं हुआ, ठीक है, परफेक्ट। और हाँ, ये एक चीज़ इसने डिस्क्लेमर दिया कि अप्रूव नहीं हुआ होगा IASB की तरफ से। IASB अप्रूव नहीं करता, समरीज़ को अप्रूव नहीं करता, क्योंकि समरीज़ हमारे यूज़ की नहीं है। कंपनीज़ या फिर कोई बहुत बड़े अकाउंटेंट जो होते हैं वो यूज़ नहीं करते इन चीज़ों को। तो इसलिए मैंने सिर्फ ये दिखाना चाहा था कि आप ऐसे परेशान हो गए कि यार ये यूज़ नहीं हुआ या ऐसा कुछ, तो परेशान नहीं होना इन चीज़ों से। खैर, तो आपका प्राइमरी इशू क्या है, क्यों यूज़ करना है आपने, क्या वजह है, क्या रीज़न क्या है आपकी, रीज़न क्या है रेवेन्यू रिकग्नाइज करने। क्या आपको पता चले कि आप कितना पैसा कब रिकग्नाइज करोगे जो आपको इनफ्लो आ रहा है कैश का। ये इसकी डेफिनेशन है जो आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। ये आपको याद रहनी चाहिए लाजमी। रेवेन्यू इज रिकग्नाइज्ड when it is probable that the future economic benefits will flow to the entity, and these benefits will flow probable का क्या मतलब है, more than or equal to 90%, ऐसे ही। probable that future economic benefits, कि फ्यूचर में कुछ benefits will flow to the entity, कि कंपनी के अंदर आएंगे, and these benefits measured reliably। क्या मतलब है इस बात का, आपने कुछ सेल्स की हैं जिससे आपको कुछ पैसे आने, आपने मुझे पैसे, मैंने आपको पैसे भेजने, और मैं दूसरे कंट्री में हूँ, तो मैं आपको कहता हूँ यार मैं आपको इतने पैसे भेजूंगा। आज लेट्स सपोज मैं आपको, तो मैं 500 रियाल भेजूंगा आपको। अब 500 रियाल के अंदर क्या यहाँ पे मतलब होगा कि 500 रियाल जो मैं आपको भेज रहा हूँ, उसमें मज़े की बात ये है कि आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि करेंसी रेट क्या चल रहा है, ऐसे ही बिल्कुल। मगर अगर मैं आपको कहूँ कि यार आप 500 रियाल ना लो, आप मेरे से ना 5 महीने के लिए KFC मुफ्त ले लो, KFC दे दिया करूँगा, मैं आपको खिला दिया करूँगा KFC। रिलायबल है, मतलब है रिलायबल, बेनिफिट्स रिलाई कर सकते हैं आप, वो भी प्राइस के साथ लिंक कर देते हैं, आप फिर भी रिलाई कर सकते हैं उन पर। इससे भी मुश्किल काम कर लो, मैं अपनी सर्विसेज आपको प्रोवाइड करता हूँ। मैं कहता हूँ यार आप मुझे इतने पैसे सेंड कर दो, या आप मुझे ये चीज़ें जो आपकी कंपनी बनाती है, आप चॉकलेट्स बनाते हो, मैं आपसे चॉकलेट्स लेता हूँ, उसके बाद मैं आपसे कहता हूँ यार मैं टीच कर दूंगा, मैं आपको पढ़ा दूंगा। रिलाई कर सकते हो, ये रिलायबली मेजर हो सकती हैं। आपको कोई अंदाज़ा नहीं है कि मेरी मार्केट में कितनी प्राइस है, मैं कितने, एक अगर टीचर है तो उसकी क्या रेट है, क्या हिसाब है, अंदाज़ा है आपको, नहीं अंदाज़ा। तो इस सीन के हिसाब से आपको कोई आइडिया नहीं है कि यार कि क्या हो रहा है और कितनी रिलायबल है ये, क्या नहीं है, तो आप रिलाई नहीं कर सकते। तो ये आपने दो चीज़ें देखनी है। एक पहली बात कि प्रॉबेबल होना चाहिए, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आएंगे, कंपनी में आने चाहिए, ठीक है, इनफ्लो आना चाहिए, और दे कैन बी रिलायबली मेजर्ड, ठीक है। उसके बाद जो हमने इंपॉर्टेंट बात करनी है वो ये चीज़ कि अप्लाइड अकाउंटिंग फ्रॉम द रेवेन्यू ट्रांजेक्शंस, दिस स्टैंडर्ड शैल बी अप्लाइड इन अकाउंटिंग फॉर रेवेन्यू अराइजिंग फ्रॉम द फ्लोइंग ट्रांजेक्शंस। तो इन 3 चीज़ों पे आप इनको करोगे। सेल ऑफ गुड्स, आपने अगर कोई टेंजिबल चीज़ अपनी बेची, जैसे आपको मैंने बताया था आप चॉकलेट्स बनाते हो, आपने अगर अपनी चॉकलेट्स बेची हैं तो वो सेल ऑफ गुड्स हो गई, परफेक्ट।
रेंडरिंग ऑफ सर्विस, मैं अगर टीच करता हूँ तो मैंने अगर अपनी टीचिंग को या कहीं पे सेल किया, आपको मैं सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ, कंसल्टेंसी सर्विसेज होती हैं, हर तरह की सर्विसेज होती हैं, वो प्रोवाइड करना, उसको आप बोलते हो कि ये भी सर्विसेज प्रोवाइड हो रही हैं। तो और कोई अदर यूज, जैसे रॉयल्टीज मिल रही हैं आपको, रॉयल्टीज कब मिलती हैं, कोई अंदाजा है आपको रॉयल्टीज? इंटरेस्ट आपको कहाँ से मिलता है? एक सेकेंड प्लीज। इंटरेस्ट कहाँ से मिलता है? बैंक से, ऐसे ही। रॉयल्टीज कहाँ से मिलती हैं? बुक्स लिखने से। डिविडेंड्स कहाँ से मिलते हैं? कंपनी से, कंपनी में इन्वेस्ट करते हो तो डिविडेंड मिलते हैं, ऐसे ही। तो बैंक से आपको इंटरेस्ट मिलता है, रॉयल्टीज मिलती है बुक्स लिखने से। तो आप बुक लिखते हो, हर साल आपको रॉयल्टीज मिलती है। कुछ लोग मेडिसिन बनाते हैं, उनके ऊपर फिर वो पेटेंट्स नहीं लेते तो उनको रॉयल्टीज दी जाती हैं कि अगर आप बनाओ, कोई और बंदा बनाएगा तो उसको कॉपी करने के, तो पैनाडॉल के पेटेंट्स जो उनसे ख़त्म हो गए इसलिए वो सस्ती हो गई है। बाकी जो कुछ मेडिसिन हैं जिनकी अभी रॉयल्टीज पे करनी पड़ती हैं, तो उनके लिए वो अभी तक महंगी है। खैर, रिकग्निशन क्राइटेरिया क्या है? रिकग्निशन क्राइटेरिया इस स्टैंडर्ड का है कि आपने डिफरेंटली से, मतलब रिकग्निशन क्राइटेरिया के हिसाब से आपने इसको डिफरेंटली करना है। फॉर एग्जाम्पल, आप कहते हो यार अब सेलिंग प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट इंक्लूड एन identifiable amount for subsequent services. For example, that the amount is deferred and recognized as the revenue of the period during which the service is performed. क्या मतलब है इस बात का? Recognition criteria आपको separately apply करना पड़ता है. You have to apply it separately. क्या मतलब? कि हर चीज़ का different होगा. अब मैं आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ. अब मैं अगर अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाता हूँ, अगर मैं अपनी बैलेंस शीट बनाता हूँ, तो मैं कैसे रिकग्नाइज करूँगा? कोई अंदाजा? मैं लेक्चर वाइज रिकग्नाइज करूँगा कि एक लेक्चर मैंने एक लेक्चर दिया और उस लेक्चर के ऊपर मैंने 70 लेक्चर्स देने और मुझे 70 लेक्चर्स के ऊपर 1000 मिलना है, तो मैं 70 को डिवाइड करूँगा 1000 से, 700 पर लेक्चर मुझे मिल रहा है, 70 पर लेक्चर मुझे मिल रहा है, ऐसे ही। तो वो जो मनी, वो एक लेक्चर जितना मैं डिलीवर करता रहूँगा उतने पैसे मैं रिकग्नाइज करता रहूँगा। ठीक हो गया सर? ये इसका रिकग्निशन क्राइटेरिया। क्या आपने प्रॉपर एक तरीके से लेके चलना है। क्वेश्चन जब हम करेंगे आपको प्रॉपर्ली समझ आ जाएगी कि मैंने इसको किस तरीके से बताया था और आपको समझ आई है या नहीं है, ये उस टाइम ही पता चलेगा। ये दूसरा था रिकग्निशन क्राइटेरिया। तीसरा इसका मेजरमेंट। आप इसको मेजर कैसे करते हो? आप इसको मेजर करते हो फेयर वैल्यू। मैंने पहले थोड़ा हाईलाइट कर दिया था, आपको बता दो। आप मेजर करते हैं फेयर वैल्यू। व्हाट इज फेयर वैल्यू? फेयर वैल्यू इज द अमाउंट फॉर विच एन एसेट कुड बी एक्सचेंज or a liability to be settled between knowledgeable willing parties in an arm's length transaction. क्या मतलब है इस बात का? और ये डेफिनेशन IFRS 13 की है, ये हम करेंगे, ठीक है? ये सेम IFRS 13 की डेफिनेशन है। फेयर वैल्यू की चीज़ है इज द अमाउंट फॉर विच एन एसेट कुड बी एक्सचेंज। एक्सचेंज किस चीज़ के साथ? एक एसेट दूसरे एसेट के साथ एक्सचेंज कर लो। एक मोबाइल भी दिया, दूसरा मोबाइल ले लिया। आजकल काफ़ी एक्सचेंज, आप फ़ोन एक्सचेंज करते हो, परमानेंटली करते हो। यहाँ पे तो खैर बहुत कॉमन है, आई डोंट नो कि आपकी कंट्री में कितना कॉमन है, मगर यहाँ पे बहुत कॉमन है। लाइबिलिटी टू बी सेटल्ड। मैंने आपको कुछ पैसे देने और मेरे पास पैसे नहीं है, मैं आपको अपना मोबाइल फ़ोन पकड़ा देता हूँ, मैं तो यार ये मेरा मोबाइल ले लो। लाइबिलिटी सेटल हो गई, बिल्कुल हो गई। बिटवीन नॉलेजेबल, आपको अंदाजा है पहले से कोई बात हुई है, मगर IFRS 13 कहता है बिटवीन मार्केट पार्टिसिपल्स। मार्केट पार्टिसिपल्स का भी सेम मतलब है कि वो आपस में उनको जानते हैं कि ये मार्केट के बंदे हैं, तो आपको अंदाजा है एक दूसरे का, क्योंकि आपने पहले से एक दूसरे से ट्रेड की हुई है, इसलिए तो आपके पास लाइबिलिटी है, उस बंदे की पे करनी। और विलिंग पार्टी, जबरदस्ती गन पॉइंट पे नहीं कुछ कर सकते। विलिंग पार्टीज इन एन आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन के, एक आर्म लेंथ ट्रांजैक्शन होनी चाहिए। ये नहीं कि यार मेरा भाई है तो उसको थोड़ी सस्ती से देता, ऐसे नहीं। आर्म लेंथ ट्रांजैक्शन होनी चाहिए। ये होना चाहिए कि आपको एग्जैक्ट बताओ यार मैंने इतनी करनी है, इतना, ये आर्म लेंथ ट्रांजैक्शन के अंदर करना है। आर्म लेंथ ट्रांजैक्शन एक पूरी प्रॉपर ट्रांजैक्शन होती है जो आप बिल्कुल अनजान बंदे को बेचते हो चीज़। खैर,
आखिरी पार्ट आ जाता है इन चीज़ों का, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें ये। सेल ऑफ गुड्स, फिजिकल गुड्स, चॉकलेट की एग्जांपल लेते हैं। और revenue of the sales shall be recognized, revenue shall be recognized when all these are satisfied। ये रूल्स हैं, ये अगर आप याद कर लें ना तो बड़ी अच्छी बात होगी। पहली बात क्या, आपने ट्रांसफर कर दिया ऑल द सिग्निफिकेंट रिस्क एंड रिवॉर्ड्स। क्या मतलब है इस बात का? इस बात का मतलब है कि आपने अब मुझे चॉकलेट्स बेची है, तो चॉकलेट्स के अंदर कीड़ा लग गया या जो भी हो गया, उसको रास्ते में कोई उठा के खा गया है, वो शिप में आप भेज रहे थे, शिप जो सी है वो डूब गई है, उसका सारा का सारा लॉस मैं बियर करूँगा। ठीक है, आपका उससे कोई लिंक नहीं है, वो लॉस अब मेरा है, ट्रांसफर कर चुके हैं आप मुझे ओनरशिप। जो अगर रिवॉर्ड मतलब आपने चॉकलेट मुझे $2 की एक चॉकलेट बेची और वो कुछ मार्केट के अंदर ऐसे सर्कमस्टांसेस हुए कि जब तक वो मेरे पास पहुंची वो 2.5 की होगी, $2.5 की एक चॉकलेट हो गई, तो जो ऊपर का जो प्रॉफिट है वो मेरा है। वो आप नहीं कहोगे यार नहीं भाई मैंने आपको सस्ती बेच दी, जब मुझे चाहिए वापस पैसा, नहीं चाहिए। दूसरा पार्ट कि आपके पास कोई मैनेजरियल इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अब ये अगर मैं आपसे चॉकलेट 2 की लेके यहाँ पे 1.5 की बेचना शुरू हो जाऊँ, आप फ़ोन करके ये नहीं कहोगे उस्मान क्या करो यार तुमने 1.5 की क्यों बेची, नहीं, आप मुझे कुछ नहीं कह सकते, आपके पास कोई कंट्रोल नहीं है, ये सारा का सारा मेरी मर्जी है। कंट्रोल किसके पास है? अब मेरे पास है। ठीक है, द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू कैन बी रिलायबल, वही बात होगी, रिलायबली मेजर्ड होना चाहिए आपको प्रॉपरली। ये रिलायबली मेजर्ड डिपेंड करता है। क्वेश्चन के अंदर मैंने जितने भी क्वेश्चन देखे, रिलायबली मेजर्ड मुझे नहीं समझ आई कि रिलायबली मेजर्ड डायरेक्टली किस चीज़ को कहता है। अगर अंदाज़ा हो जाए आपको तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता तो ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है। और इट इज़ प्रॉबेबल, प्रॉबेबल वही बात होगी 90% का पार्ट है। That the future economic benefits associated with this transaction will flow to the entity। आपने चॉकलेट में बेचिंग तो पैसा आएगा आपको, बिल्कुल आएगा। The cost incurred can be reliably measured, जो कॉस्ट जो सी इनकर हुई है वो भी रिलायबली मेजर होनी चाहिए। ठीक है, परफेक्ट। सर्विसेज के लिए जैसे कॉलेज या कोई क्लासेस वगैरह लेंगी आपने, उसके लिए 4 रूल्स हैं। पहले आपने सेल ऑफ गुड टेंजिबल की बात की, जब आप बात कर रहे थे, सॉरी, जब आप बात कर रहे थे टेंजिबल की, कितने रूल्स थे? 5 रूल्स थे। आपने सर्विसेज की बात की, कितने रूल्स हो गए? ये इनटेंजिबल है, कितने रूल्स हो गए? 4 रूल्स। ये चीज़ याद रखेंगे आप, अगर आप याद रखेंगे अंदाजा हो जाएगा ना आपको क्या हो रहा है। पहली बात की रिलायबली मेजर्ड होनी चाहिए, ये चीज़ सबसे पहले आती है। फिर फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स जोन से वो एसोसिएट फ्लो होनी चाहिए कंपनी की तरफ, आने चाहिए कंपनी के अंदर पैसे। सॉरी, पैसे कंपनी के अंदर आने चाहिए। स्टेज ऑफ कंप्लीशन बेसिस पे होना चाहिए। जैसे मैंने आपके लेक्चर की एग्जांपल दी कि मैंने 70 लेक्चर्स अगर मैंने देने हैं तो मैं लेक्चर बेसिस पे अपना रेवेन्यू रिकग्नाइज करूँगा। अगर हर लेक्चर पे मुझे $100 मिल रहा है तो मैं हर ये नहीं कि मैं 70 लेक्चर का $100 लूँ और $7,000 एक साथ ही लिख दूँ, नहीं, मैं $100 लिखता रहूँगा, लिखता रहूँगा, लिखता रहूँगा, लिखता रहूँगा, 100 करके। हर दफ़ा लेक्चर परफॉर्म करके आया, हर वीक एक लेक्चर $100 मिलता है, तो हर वीक में रेवेन्यू $100 का रिकग्नाइज करूँगा। ठीक है, हाँ, अगर आपको प्री पेमेंट्स मिल रही हैं आप प्री पेमेंट लिख लो। अगर आप फ्यूचर इकोनॉमिक के अंदर लिख लो कि यार प्रॉबेबल है, प्रॉबेबल वही बात है 90% वाली बात है। तो अगर आपको यकीन है कि यार 90% हमें मिल रहा है तो फिर तो कोई इतना इशू नहीं है। 90% आपको मिल रहा है तो फिर आपने लिखना है, बताना है स्टेज ऑफ कॉम्प्लीशन बेसिस पे। द कॉस्ट इनकर्ड वो भी रिलायबली मेजर होनी चाहिए कि अगर आप एक टीचर को, कॉलेज वाले क्या कहते हैं कि यार हमें टीचर को पैसे देते हैं, तो आपको पता है ना कितने पैसे मिल रहे हैं आपको, बिल्कुल कितने पैसे आपको देने पड़ते हैं। When the outcome of the transaction involving the rendering of service cannot be estimated reliably, cannot, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये, cannot be estimated, revenue shall be recognized only to the extent of the expense recognized that are recoverable। क्या मतलब? मुश्किल स्टेटमेंट है
कि अगर आप जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे मैं अगर कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ और जिसकी कॉस्ट मैं रिलायबली मेजर नहीं कर सकता, मैं अगर टीच करता हूँ और मैं उसकी कॉस्ट, अभी जो मैं अपनी टीचिंग की कॉस्ट रिलायबली मेजर नहीं कर सकता, मैं क्या करूँगा? मैं अपने एक्सपेंसेस देख लूँगा। जो पैसा मुझे इनफ्लो आया है, आप समझो मुझे 1000 आया और उसमें से मुझे 500 मेरा लग गया है, तो मैं 500 रेवेन्यू, मैं रिकवरेबल जितना है सारे एक्सपेंसेस को माइनस करके उस रेवेन्यू में से जो बचता है उसको मैं रेवेन्यू रिकग्नाइज कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल कि मुझे किसी ने $1000 दी और सर्विसेज के लिए, मैं एक टीचिंग करनी थी, ठीक है, मैंने टीच करने के लिए F7 मुझे किसी ने $1000 दिए, जिसमें से मैंने कुछ मटेरियल ख़रीदा, IFRS के नोट्स ख़रीदे, मैंने अपने टीचर से, क्योंकि पुराने लोगों से डिस्कस किया हर चीज़ की, जिसके ऊपर मेरी कॉस्ट है 600। मैं अब रिलायबली मेजर नहीं कर सकता कि मुझे कितना प्रॉफिट मिल रहा है। तो $400 जो है वो मेरी रिकवरेबल अमाउंट है। तो ये रिकवरेबल अमाउंट जो है इसको मैंने अपना रेवेन्यू रिकग्नाइज कर लेना, अगर और कुछ नहीं तो। इन सेंस कि मुझे पता है यार ये चीज़ शेडेड है, ये शेडेड चीज़ है, मुझे अंदाज़ा नहीं है इसका। आपको तो यार ये शेडेड चीज़ है, समझ नहीं आ रही, ये 1000 जो है इसकी समझ नहीं आ रही ये 1000 है या नहीं है। तो वो जो जितने भी पैसे आपके पास इनफ्लो आते हैं, तो इसको आप कह दो यार ये इनफ्लो है। तो उसमें से जितने भी एक्सपेंसेस है ना, ये एक्सपेंसेस हैं आपके पास, माइनस कर दो, ये होगा जो सा ये आपने रेवेन्यू रिकग्नाइज कर लेना, ठीक है, गुड। इंटरेस्ट पे आ जाता है। इंटरेस्ट आपको मैंने बताया था क्या चीज़ होती है, जो बैंक से मिलता है। तो आपको इफेक्टिव इंटरेस्ट मेथड पता होना चाहिए, कौन सा? डिविडेंड ग्रोथ मॉडल, F9 का पार्ट है, हम पढ़ेंगे उसके अंदर इंशाल्लाह। अगर आप F9 ले रहे हैं और आप मेरी वीडियोस को फॉलो करेंगे, इंशाल्लाह मैं आपको F9 में बताऊंगा कि डिविडेंड ग्रोथ। हाँ, IAS 39 में भी बात डिस्कस होती है, और ये चीज़ आप छोड़ दें, ये वाला जो पार्ट है पैराग्राफ 9 AG 7, इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। F7 या P2 दोनों में स्ट्रिक्टली इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, इसलिए परेशान नहीं होगा। रॉयल्टीज़ की बात करते हैं। रॉयल्टीज़ आपको पता है एक्रूअल बेसिस पे होती है। अगर आपने आज बुक लिखी है, आज के डेट है 21 जनवरी, आज अगर आपने एक बुक लिखी है, उस बुक को क्या करोगे? आज के पूरे साल में कुछ नहीं होगा, बिकेंगी, हर चीज़ होगी। अगले साल आपको इस साल का रेवेन्यू मिलेगा। मतलब जो कुछ आपका इस साल हो रहा है, 1 year लेटर, जो कुछ भी आपको पैसे मिलने हैं वो 1 year लेटर मिलने हैं, ठीक हो गया। और ये रेलिवेंट है सबसे अग्रीमेंट के साथ, ठीक। आपको जो पब्लिशिंग कंपनीज है वो अग्रीमेंट करती है। डिविडेंड आपको कब मिलता है? When shareholder rights to receive the payment is established। और ये राइट कब होता है कंपनी के पास? AGM में। AGM में प्रपोजल मिलता है, उसके तकरीबन 1, 1.5, 2 मंथ्स बाद, 1 to 2 to 3 मंथ्स आपको पता चल जाता है यार हम कब करने जा रहे हैं सब कुछ, ठीक हो गया। तो ये सर आपका टॉपिक था IAS 18 रेवेन्यू रिकग्निशन का, जो कि हम इस बार कर चुके हैं। परफेक्ट। यहाँ पे इसका एंड होता है। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो आप मेरे से पूछ सकते हैं, किसी भी तरह का क्वेश्चन हो, और आई होप मैं आपकी हेल्प कर सकूँगा हर क्वेश्चन के अंदर। फिलहाल के लिए इतना ही। आई होप हेल्पफुल रहा होगा। सुनने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।